हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 15 अक्टूबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है जो निदेशीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है तथा भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियों का ड्राफ्ट तैयार करता है एवं केंद्र व राज्य सरकार को प्रासंगिक तकनीकी सलाह देता है। 1 जनवरी 2015 को इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर भारत का पहला शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। यह युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न पेशेवर कौशलों से प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। यहाँ की 93% से अधिक आबादी वहाँ की मूल निवासी है। लक्षद्वीप में छोटे बड़े कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 3 उपद्वीप समूह शामिल हैं: अमीन द्वीप द्वीप समूह, लेका डाइव द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर। नेपाल के साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख सीमा साझा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्लाटी। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वारसा तथा मुद्रा ज्लाटी है। इसकी सीमा पश्चिम में जर्मनी के साथ, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया तथा पूर्व में लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस और रूस के साथ लगती है। पोलैंड एक विकसित देश है। यहाँ जीवन की उच्च गुणवत्ता है। यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथक। कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन है, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। संस्कृति मंत्रालय ने भारत में 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के कथक को, तमिलनाडु के भरतनाट्यम को, केरल के कथकली को, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी को, ओडिशा के ओडिसी को, असम के सत्रिया को, मणिपुर के मणिपुरी को और केरल के मोहिनी अट्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है, जबकि संसद सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना राष्ट्रपति का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित कर दुनिया से यह आग्रह किया था कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करे और महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल कोच्चि में। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के कोच्चि, केरल में स्थित है। यह पुर्तगाल का नाविक था, जिसने 20 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियां हैं थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, अब्दुल रहमान कप। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं शारजाह कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। टेनिस से संबंधित ट्रॉफियां हैं डेविस कप, हॉफमैन कप, विंबलडन ट्रॉफी, फेडरेशन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक के जीवन सफ़र के बारे में बताया गया है। मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित यह किताब विश्व की 13 भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये सभी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। इसके अपेक्षित परिणाम इस प्रकार है, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन,
वर्षा तथा सूखा, घटती हिम रेखा और पिघलते ग्लेशियर आदि। क्वेश्चन नंबर 66 से 70 इस गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। गद्यांश के अनुसार बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधूरे संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जग हंसाई से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 पीढ़ियों का अंतराल। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 इस गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ न बने और न अपनी राय थोपें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो माँ बाप बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गद्यांश के अनुसार पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 टू 80 इस टेबल पर बेस्ड है। इसमें वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित, उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े तालिका में उल्लिखित हैं। निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिला ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिला ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 88.54%। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 इस टेबल पर बेस्ड है। इसमें 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 59:80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 64.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने हैं। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 85। क्वेश्चन नंबर 86 टू 90 इस पाई चार्ट पर बेस्ड है। इसमें एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।
क्वेश्चन नंबर 86 है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12.78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 रुपए हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2,00,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ रुपए थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 72,50,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 इस लाइन चार्ट पर बेस्ड है। इसमें 2001 से 2006 की अवधि के दौरान दो कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 91 है, 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 45:68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15:17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ रुपए था तो 2002 में आय क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 260 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ रुपए थी तो 2001 में दोनों कंपनियों को कुल लाभ कितना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 102 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ रुपए था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 464 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। भारतीय इतिहास में जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रेलवे।
दिए गए ऑप्शंस में रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में रेलवे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के काल में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाएं पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। इस ग्रंथ में प्रतिपादित राजनीति के 5 तंत्र है, इसी कारण इसे पंचतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता महामाया कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। हरिशेर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इनके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखी स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।